वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की मार से कोई नहीं बच सका है और वक्त की चाल को कोई नहीं समझ सका है। वक्त की ठोकर में है, वक्त को समझने के लिए यह गीत सुनना ही पर्याप्त है। क्या हुकूमत क्या समाज। साहिर लुधियानवी की कलम से निकला यह गीत घमंडी से घमंडी व्यक्ति को भी आगाह कर देता है। वक्त की हर शय गुलाम। इसका संगीत दिया था रवि ने और गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। वक्त की हर शय गुलाम। वक्त के आगे किसी की कोई औकात नहीं है, यह वक्त को लेकर बने इस गाने में बताया गया है। लेकिन वक्त को लेकर बने इस कालजे गीत के बनने की कहानी जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म उद्योग को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले एक शक्तिशाली निर्माता का गुरूर कैसे वक्त के साथ चकनाचूर हो गया और कैसे सबको झुकाने वाले उस निर्माता को एक सीधे साधे गायक के आगे झुकना पड़ा। इस वीडियो में विस्तार से उस गीत के बनने की पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी के 3 अहम किरदार हैं। सबसे पहला किरदार है अपने जमाने में फिल्म उद्योग के शहंशाह माने जाने वाले फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा यानी बलदेव राज चोपड़ा। दूसरा किरदार है स्वर के सम्राट माने जाने वाले गायक मोहम्मद रफी और तीसरा किरदार है अत्यंत प्रतिभाशाली संगीतकार रविशंकर शर्मा, जिनको दुनिया रवि के नाम से जानती है। पहले किरदार यानी B.R. चोपड़ा की बात करें तो वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण फिल्में बनाकर भारतीय सिनेमा में अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। उन्होंने न केवल नया दौर, कानून, वक्त और गुमराह जैसी सफल और सुपरहिट फिल्में बनाई, बल्कि 1980 के दशक में टेलीविजन धारावाहिक महाभारत बनाकर घर घर में अपनी जगह बना ली। हिंदी सिनेमा में एक समय उनका हुक्म चलता था और उनका हुक्म सिनेमा के बड़े से बड़े लोग मानते थे। वह जो कहते थे वही होता था। फिल्मों के सुपरस्टार, बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियों से लेकर संगीत निर्देशक और गायक गायिकाएं उनसे दबकर रहते थे। और ऐसे दौर में गायकों की क्या औकात थी, जिसे चाहते उसे बना सकते थे और जिसे चाहते उसे बर्बाद कर सकते थे। लेकिन कई बार कामयाबी लोगों के मन में गुरूर पैदा कर देती है। B.R. चोपड़ा ने जब इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सफल फिल्में बनाई और जब एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक बने तो उनके मन में गुरूर आ गया कि वह इंडस्ट्री के बादशाह हैं और सबको उनका हुक्म मानना पड़ेगा। दूसरा किरदार यानी मोहम्मद रफी की बात करें तो वह भी गायन के शिखर पर थे और उनके गाए गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी होते थे और हर फिल्म निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म को सफल बनाने के लिए उनसे गीत गवाना चाहता था। लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी वह अत्यंत सीधे साधे और विनम्र बने रहे। जितनी कामयाबी और शोहरत उन्हें मिल रही थी, उतना ही अधिक उनके स्वभाव में विनम्रता आ रही थी। किसी को मना करना, किसी का दिल दुखाना और किसी से बैर लेना उनके स्वभाव में नहीं था। एक दिन B.R. चोपड़ा ने मोहम्मद रफी साहब से कहा, अब से तुम सिर्फ मेरे प्रोडक्शन कंपनी B.R. फिल्म्स के लिए ही गाओगे, बाकियों के लिए नहीं गाओगे। हो सकता है कि चोपड़ा साहब की मंशा रफी साहब की मदद करने की रही होगी। उन्होंने सोचा होगा कि रफी साहब को गाने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहेगी और वह बाकी चीजें भूलकर अपना ध्यान पूरी तरह से गायन पर केंद्रित कर पाएंगे। जिस व्यक्ति ने गायन को केवल व्यवसाय या आमदनी कमाने का जरिया के तौर पर देखा हो, उसके लिए ऐसी पेशकश को सहज स्वीकार लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि BR प्रोडक्शन के लिए काम करना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए गायन पेशा नहीं बल्कि जुनून हो, उस व्यक्ति के लिए किसी खास बंधन में बंध कर काम करना कितना कठिन हो सकता है, यह आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। मोहम्मद रफी साहब ने बहुत ही विनम्रता के साथ BR चोपड़ा को मना कर दिया। BR चोपड़ा ने सोचा होगा कि रफी साहब तुरंत उनकी पेशकश स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनकी पेशकश को अस्वीकार किया जाना BR चोपड़ा को इतना बुरा लगा कि उसी समय उन्होंने रफी साहब को भला बुरा कहा कि उन जैसे गायकों की क्या औकात है और वह चाहे तो वह उनके जैसे गायक पैदा कर दे। रफी साहब ने उनकी बात पर कोई ऐतराज नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह वहां से शांति के साथ चले गए। लेकिन BR चोपड़ा ने ठान लिया था कि वह दूसरा मोहम्मद रफी पैदा कर देंगे और लोग इस मोहम्मद रफी को भूल जाएंगे। इसके बाद BR चोपड़ा ने महेंद्र कपूर से अपनी फिल्मों में गीत गवाने शुरू किए, जो खुद रफी साहब को गुरु मानते थे। महेंद्र कपूर ने BR चोपड़ा की 2 फिल्मों गुमराह और हमराज के गानों को आवाज दी और उन गानों को इतने बेहतर तरीके से गाया कि उन गानों की वजह से महेंद्र कपूर ने अपना ऊंचा मुकाम बना लिया। इस बात से रफी साहब को भी खुशी हुई। आपको याद होगा कि बाद की फिल्मों में BR चोपड़ा की फिल्मों में महेंद्र कपूर के ही गाए गीत होते थे। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म गुमराह में महेंद्र कपूर का गाया गीत चलो एक बार फिर से काफी हिट रहा और आज भी खूब लोकप्रिय है। चलो एक बार फिर से अजनबी बंधु। यही नहीं, फिल्म हमराज में महेंद्र कपूर ने कई गीतों को अपनी आवाज दी और वे सारे गीत हिट रहे। नीले गगन के तले, खासकर नीले गगन के तले गीत खूब लोकप्रिय हुआ। यह गीत चोटी के गीतों में शुमार किया जाता है। पल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। गुमराह और हमराज में गाए गीतों के लिए महेंद्र कपूर को फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। इस कहानी में आते हैं एक और महत्वपूर्ण किरदार, यानी संगीतकार रवि साहब, जो BR चोपड़ा के खासम खास संगीतकार थे और रवि साहब के सबसे पसंदीदा गायक थे रफी साहब। वैसे तो रफी साहब BR चोपड़ा साहब के भी पसंदीदा गायक थे, लेकिन रफी साहब ने चोपड़ा साहब के अहम को ठेस पहुंचा दी थी, इसलिए वह उनसे गाने नहीं गवाने की जिद पर अड़े थे। लेकिन महेंद्र कपूर से गाने गवाने पर BR चोपड़ा को वह चीज नहीं मिल रही थी जिसकी वह तलाश में थे, लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़े थे। चोपड़ा साहब की जिद के कारण संगीतकार रवि साहब काफी परेशान थे, क्योंकि वह रफी साहब को ध्यान में रखकर ही धुनें तैयार करते थे, लेकिन उन गानों को गवाया जाता था महेंद्र कपूर से। इस कारण वह बात नहीं आ पा रही थी जो रवि साहब चाहते थे। हालांकि महेंद्र कपूर भी बहुत अच्छा गा रहे थे, लेकिन रवि साहब उन गीतों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वह भी मजबूर थे। उधर BR चोपड़ा अपनी जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। इसके बाद जब वक्त फिल्म के गानों की बात हुई, तब उसके 2 गानों को महेंद्र कपूर से भी गवाया गया। रवि साहब के बेहतरीन संगीत और महेंद्र कपूर की बेहतरीन गायकी की वजह से ये गाने काफी अच्छे बन पड़े और काफी लोकप्रिय भी हुए। अब फिल्म वक्त के टाइटल सॉन्ग के रिकॉर्ड करने की बारी आई। उस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और इस गीत में उन्होंने कलम का ऐसा जादू दिखाया कि उस गीत में वक्त को ही ढाल दिया। अगर आप साहिर साहब के उस गीत को पढ़ लें तो आपको फिर वक्त क्या है उसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब आई इस गीत को रिकॉर्ड करने की बारी। इस बारे में खुद रवि साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा आप भी सुने। उन्होंने कहा था, मैं BR चोपड़ा मंडली का अभिन्न अंग था और इस बात से परेशान रहता था कि फिल्म निर्माता चोपड़ा साहब के साथ हुई किसी गलत फहमी की वजह से रफी साहब BR चोपड़ा बैनर के लिए नहीं गा रहे थे।
ज्यादातर गीत महेंद्र की आवाज में रिकॉर्ड किए जा रहे थे, जिनकी आवाज पर रफी साहब की आवाज की सीधी छाप थी और उन्होंने खुद को अपने आदर्श रफी साहब के शैली में ढाल सा लिया था। यह तब तक चलता रहा जब तक मुझे 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त नहीं मिल गई। तब मैंने चोपड़ा साहब से कहा कि साहिर्स के लिखे इस गीत को मैं जिस तरह कंपोज कर रहा हूं उसे बस रफी साहब ही गाएंगे और कोई नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए किसी और की आवाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब इस गाने की धुन B.R. चोपड़ा को सुनाई गई तब उन्हें एहसास हुआ कि वाकई इस गाने को तो केवल रफी साहब ही गा सकते हैं। तब चोपड़ा साहब मान गए। मैं नहीं जानता था कि उन पर क्या गुजरी या कि उनके मन में क्या आया, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक ब्लैंक चेक रखकर कहा, इस गीत को रफी साहब से गवा लो और वह इस गीत को गाने के लिए जितनी भी राशि चाहे उतनी भरकर यह चेक उनको दे दो। रफी साहब ने जब इस गीत को गाने के लिए रफी साहब से कहा तो रफी साहब को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रफी साहब ने चोपड़ा साहब के प्रति पिछली कड़वाहट को भूलकर इस गीत को पूरे मन और दिल से ऐसा गाया कि यह गीत अमर बन गया। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। रफी साहब को इस बात पर और आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस गाने के लिए उतनी ही फीस ली जितना और गाने के लिए वह लेते थे, जबकि रफी साहब के सामने चोपड़ा साहब के हस्ताक्षर वाले ब्लैंक चेक रख दिया कि जितना मन हो उतनी राशि उसमें भर दे। रफी साहब ने कहा था, रफी साहब में यही तो अनूठी चीज थी। ऐसे मौकों पर वह कुछ और बेहतर, कुछ और अच्छा कर दिखाना चाहते थे और यह काम वह बहुत ही खूबसूरती से करते थे। दिलचस्प बात यह है कि रफी साहब ने उस गीत को गाया और उतनी ही फीस ली जितनी वे लेते थे और वह गाकर चले गए। उनकी जगह कोई और होता तो वह अधिक भी वसूल सकता था। जब चोपड़ा साहब ने रफी साहब के गाए वक्त के उस गीत को सुना तो उनको विश्वास हो गया कि मोहम्मद रफी जैसा कोई दूसरा गायक नहीं बन सकता है और न ही उस तरह का गायक दोबारा पैदा हो सकता है। उन्होंने कह दिया कि दूसरा मोहम्मद रफी कभी नहीं बन सकता। मोहम्मद रफी सिर्फ एक है और सिर्फ एक ही रहेगा। तो दोस्तों, यह थी वक्त की कहानी, वक्त के आगे बड़े से बड़े के झुकने की कहानी। अंत में यह कहते हुए इस वीडियो को खत्म करती हूँ कि बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। इस गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं।